दिल्ली वक्फ बोर्ड में जारी तनाज़ा एलजी के दरवाजे पर पहुंच गया है, जिससे एक बार फिर अमानतुल्लाह खान से वक्फ बोर्ड की चेयरमैनशिप छीनने का खतरा मंडलाने लगा है। दरअसल बोर्ड के 4 अरकान ने बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। इनमें रजिया सुल्ताना, नईम फातिमा, चौधरी शरीफ और परवेज हाशमी शामिल हैं। इस मामले में इन तमाम मेंबरान ने खुलकर कहा है कि बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने एलजी हाउस से निकलने के बाद इन अरकान से बातचीत की। दिल्ली वक्फ बोर्ड पर एक बार फिर तलवार लटक चुकी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मेंबर एलजी हाउस पहुंचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला है जान लेते हैं इन लोगों से। आप लोग आए थे, 3 मेंबर्स हैं, क्या कहने के लिए यहाँ पर आए थे? जी, हम नोटिस देने आए थे। आज हमने अमानतुल्लाह खान साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 4 मेंबर्स होने चाहिए और फिजिकली 3 प्रेजेंट। फिजिकली हम 3 प्रेजेंट हैं और चौथे ने साइन करे हुए हैं और उनका एफिडेविट जमा है हमारे साथ। ये चौथे मेंबर हैं, वो कौन है? जो परवेज हाशमी साहब हैं चौथे मेंबर। और 3 हम यहाँ मौजूद हैं। हमें जो है शिकायत थी बोर्ड से बहुत ज़्यादा, 11 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली, इमामों की विधवा पेंशन नहीं मिली और इस पर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी, हमें नज़रअंदाज किया। हमें अपनी बेइज्जती महसूस हुई, कौम का भी भला नहीं हो रहा। हम मेंबर बने बैठे, सारे इमाम हमारे घर का घेराव करे हुए, स्टाफ परेशान, इमाम परेशान, स्टाफ सुनता नहीं है। तो इस परेशानी में आके हमें महसूस हुआ कि कौम के लिए तो हम बने हैं, कौम का ही काम नहीं हो, तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है। और शरीफ साहब, आप तो काफ़ी पुराने मेंबर हैं, क्या आपको शिकायत थी? क्योंकि आप तो पहले भी आवाज़ उठाते रहे। भाई मैं तो 2016 में भी मैंने जो है इस्तीफा दिया था इस चक्कर में कि सुनी नहीं जाती थी। बोर्ड के मेंबर जो है कहना मैं 3 या 2 आदमी फैसला करते थे और किसी सारे बोर्ड मेंबरों को नज़रअंदाज किया जाता और उनके साथ बदतमीजी की जाती थी। और कहना मैं एक मामूली कर्मचारी जो होते थे वो सुनने को तैयार नहीं थे, बात करने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए जो है कह रहे, फिर दूसरी बात है इमामों का एक पहाड़ हमारे उनके बेचारे 11 महीने तनख्वाह नहीं मिली। हमें महसूस हुआ हमारी लानत है हम ऐसी मेम्बरी पे जो कि हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए इमामों को और कहना मैं कहना मैं इलीगलिटी गलत तरीके से बोर्ड चलाया जा रहा है। इसलिए हमने जो है ये आज उनके खिलाफ हम कॉन्फ्रेंस लेकर आए। तो एक साहब से बात हुई है, एलजी साहब से बहुत गौर से सुना। उसने कहा कि ठीक है, इसमें हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। हैं अच्छा, क्या इस मामले के पीछे जोरबाग का मामला या कोई मामला भी है? उसका कोई मामला नहीं है, वो अलग मैटर है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे तो बोर्ड से ही शिकायत है। हमें बहुत अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए उसका जोरबाग का कोई इस आप तो क्योंकि जब मीटिंग हुई थी और सारा जो विवाद या तनाज़ा शुरू हुआ तो उसमें भी आप मौजूद नहीं थी, तो आपको क्या इस मामले में क्या शिकायत थी? नहीं, वाकई मुझे तो शिकायत थी। जो जोरबाग का मामला है, वहाँ जो उन्होंने इलीगलिटीज़ करी थी, 1300 करोड़ के लिए उन्होंने सारा जो नई कमेटी बनाई, तो मेरी तो कंप्लेन ऑलरेडी थी, आप लोगों को मालूम है। तो मेरी तो थी कंप्लेन बहुत दिनों से इलीगलिटीज़ के अगेंस्ट। वक्फ बोर्ड में जितनी इलीगलिटीज़ हैं आप जानते हैं कि मैं बोर्ड भी गई थी, मैंने रिटन में एप्लीकेशंस भी दी थी। लेकिन जब मुझे पता चला मैं ही नहीं, मेरे और मेंबर्स भी इस इलीगलिटी के ख़िलाफ़ है, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर एक काम करते, एक स्टेप उठाते हैं। तो आज ये बोल्ड स्टेप लिया है हम लोगों ने और एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि इसके आगे कार्रवाई करेंगे, बाकी हम देखते हैं। पिछली बार भी जब मेंबर्स ने इस्तीफ़ा दे दिया था, उसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है पूरी तरीके से भंग हो गया था, उसको तहलील कर दिया गया था। और अब एक बार फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड पर यह सीधे तौर पर तलवार है, क्योंकि जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है तो दिल्ली वक्फ बोर्ड तहलील किया जा सकता है। और कई कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑनलाइन इम्तिहान के मुतालबे को लेकर गुज़श्ता 1 माह से जारी सैकड़ों तलबा के एहतजाज को पुलिस ने ताकत के जरिए ख़त्म करा दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस में सैकड़ों तलबा ऑफलाइन इम्तिहान कराने के यूनिवर्सिटी के फैसले के खिलाफ गुज़श्ता 1 माह से धरने पर बैठे हैं। तलबा का मुतालबा है कि उनकी तमाम क्लासेस ऑनलाइन चलाई गई हैं, लिहाजा उनके इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए। इस मामले को लेकर एहतजाजी तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान बातचीत के कई दौर भी चले, लेकिन तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के दरमियान कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए तलबा के एहतजाज को मुंतशिर कर दिया। इस दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान तसादुम भी देखने में आया। पुलिस ने एहतजाज की क़यादत करने वाले बाज़ तलबा लीडर को अपनी हिरासत में लिया।
लेकिन तलबा का कहना है कि उनके मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। छात्रों की जो मांगे हैं कि जब पूरी पढ़ाई, पूरे सत्र की पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए और यह जायज़ मांग भी है और हम इसका पूर्ण समर्थन भी करते हैं और छात्रों के साथ भी हैं। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता की गई, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि आखिर जब पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और देखा जाए तो ऑनलाइन में क्या पढ़ाई हुई है, विश्वविद्यालय प्रशासन से आप तर्क कर सकते हैं। कहीं न कहीं छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का जो प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, यहाँ के छात्र कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। छात्र धरने पर लगातार बैठ रहे हैं और यह एकदम दृढ़ संकल्पित हैं कि जब तक यह तुगलकी फरमान वापस नहीं लेता विश्वविद्यालय प्रशासन, तब तक हम लोग। मुल्क में जहां हर तरफ रोजगार के मसाइल हैं, वहीं कोरोना के बाद से इन मसाइल में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अब कोरोना की तीसरी लहर के बाद एक मरतबा फिर बेहतर नतायज देने शुरू कर दिए हैं। AMU के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल कोरोना के बाद से मुसलसल मुल्क की मारूफ कंपनियों को AMU तक लाकर बच्चों को बेहतर प्लेसमेंट कराने में कामयाब रहा है और इस कामयाबी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हाल ही में AMU की 6 तालिबात का मुल्क की मारूफ कंपनी वेदांता में 9 लाख रुपए सालाना के पैकेज पर सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद सभी ने ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और इन लोगों की काविशों को सराहा। इसलिए तो ये जो अभी ख़ासतौर से थर्ड वेव आई है एक तरह से पेंडेमिक की, तो मुझे खुशी है बताने में आपको कि हमारा प्लेसमेंट मुस्तकिल AMU स्टूडेंट्स का हो रहा है, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हों या नॉन टेक्निकल कोर्सेज हों। और जैसे एशियन पेंट्स जैसी कंपनियाँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हुआ, अलाना हुआ, एंगोज़ारा हुआ और बड़े बड़े नाम हैं जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स मुस्तकिल प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल में एक कंपनी है वेदांता जो कि माइनिंग और में बहुत बड़ा नाम है, उसमें भी हमारे कॉमर्स के बच्चों का करीब 6 लड़कियों का भी प्लेसमेंट हुआ है। मेरा नाम तृष्णा अग्रवाल है, मैं MHRM की स्टूडेंट हूँ। मेरा प्लेसमेंट वेदांता में हुआ है AMU कैंपस के थ्रू, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस। हम लोगों की पढ़ाई कोविड के बाद शुरू हुई, कोविड के टाइम पीरियड में, तो उसके बाद हमें उस समय लग रहा था कि पता नहीं जॉब्स मिलेंगे या नहीं, लेकिन AMU में इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं कि हमें बहुत अच्छा पैकेज भी मिला, 9 लाख प्लस का पैकेज मिला, तो बहुत अच्छी कंपनियां आ रही हैं। मेरा नाम करुणा वाशने है। मैं इस यूनिवर्सिटी का और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी कंपनी लाई और हमारा प्लेसमेंट कराया इस कोरोना काल में भी, जहाँ कंपनियाँ नहीं आ रही थी। बट AMU में इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ आ रही हैं और लोगों को प्लेसमेंट मिल रहा है। ये कंपनी बहुत अच्छी है और उन्होंने हमें प्लेसमेंट दिया है, इतना अच्छा पैकेज है, 9 लाख इनका पैकेज है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तराक से आइडिया कम्युनिकेशंस और अलबरकात एजुकेशनल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मौजू था मुआसिर शेरी मंजरनामा, मसाइल और इम्कानात। सेमिनार की सदारत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के साबिक़ सदर प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अमीन मियाँ कादरी ने की। इस मौके पर कलीदी खुतबा मारूफ नक़ाद प्रोफेसर शाफ़िक़ क़ुदवई ने पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि अदब समाज का आईना होता है। बहुत अहम है। पिछले 40 बरस, जिसमें 20वीं सदी के 20 बरस शामिल थे और इस सदी के 22 बरस शामिल हैं, इन बरसों में हिंदुस्तान की सियासत, मईशत, समाज बहुत कुछ तब्दील हुआ है और ज़ाहिर है कि अदब जो है वो समाज का ही आईना होता है। तो आलमकारी मईशियत का जो है आलमी अंदाज़, उसके बाद फ़िरक़ावारियत और 21वीं सदी में तो ये तशद्दुद पसंद वतन परस्ती जो है अपने उरूज पे पहुंच गई। सेमिनार्स के इनक़ाद के बाद इंशाअल्लाह हमारे जो क़ारीन हैं और सामीन हैं उनकी मालूमात में मुआसिर शेरी मंजरनामे के हवाले से और मौजूदा दौर में जो शायरी की मुख्तलिफ़ जिहात हैं उनके हवाले से इंशाअल्लाह खुशगवार इजाफे होंगे। लोगों का, उर्दू समझने वालों का, अशार को समझने वालों का फुक़दान हम महसूस कर रहे हैं। उस वक्त अगर ऐसे सेमिनार होते हैं और आवाम तक हम ये पैगाम पहुँचाने में कामयाब होते तो मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल सेमिनार मील का पत्थर साबित होगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़रिए एहतमाम भोपाल में उर्दू में निसाई अदब के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया।
भोपाल रविंद्र भवन में मुनक्किदा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू अदीमों ने शिरकत की और उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में ख़वातीन की हिस्सेदारी को अदब के हुस्न से ताबीर किया है। पेश भोपाल से एक ख़ास रिपोर्ट। उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में मर्द के शाना बशाना ख़वातीन ने भी अहम किरदार अदा किया है। ये अलग बात है कि इब्तिदाई अय्याम में ख़वातीन को न सिर्फ अपने ख़यालात के इजहार पर पाबंदी थी, बल्कि ख़वातीन के शेरी इजहार को भी मायूब समझा जाता था। लेकिन जब ज़माने ने करवट ली और ख़वातीन को अपने ख़यालात के इजहार की आज़ादी मिली, तो उन्होंने बता दिया कि ख़वातीन अदब की तख्लीक़ में मर्द से किसी भी तरह कम नहीं हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने जश्न उर्दू में निसाई अदब पर इसलिए रखा है क्योंकि ये महीना इंटरनेशनल वीमेंस डे को समर्पित होता है, डेडिकेटेड होता है। तो निसाई अदब में जो ख़वातीन हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस पर बात हुई। हमारे मुक़र्रीन ने ये रोशनी डाली कि आज से ही नहीं बल्कि अगर बहुत पहले तारीख़ में जाइए अदब के, तो वहाँ से आपको मिलेगा कि ख़वातीन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा और उनके ज़िक्र के बग़ैर उर्दू ज़बान और अदब का ज़िक्र ही अधूरा है। निसाई अदब पे प्रोग्राम कराया है दिल्ली भोपाल की उर्दू अकेडमी ने। जश्न उर्दू के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, हमेशा से होता चला आ रहा है। इसमें निसाई अदब को शामिल किया है, जिसका कुछ दिनों से बहुत ज़ोर है। निसाई अदब पर यानी ख़वातीन लिखती तो नहीं हैं, लेकिन इधर उनका एतराफ़ और ख़वातीन के बल्कि ज़ोर पर उन्होंने मनवा लिया। मनवाने का तरीका ये है कि उन्होंने फिर किसी की मर्दों की तरफ देखा ही नहीं, खुद काम किए, अपनी अंजुमनें बनाई, अपने रसाले निकाले और जो लिखा उसको लोगों को तारीफ कराया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा जश्न उर्दू के दूसरे रोज़ नसाई अदब और उर्दू के उन्वान से मुनक्किदा कौमी सेमिनार में मकाला निगारों ने ज़ुबान व अदब, सहाफ़त, अफसाना निगारी, शायरी और नावल निगारी के साथ फ़नून लतीफ़ा में ख़वातीन की हिस्सेदारी पर भी तफसील से रोशनी डाली। मकाला निगारों का मानना है कि जिस तरह से माशरे की तश्कील में मर्द ख़वातीन की शिरकत लाज़िम व मलज़ूम की सी है, इसी तरह से ज़ुबान व अदब के फ़रोग़ में ख़वातीन की हिस्सेदारी को किसी तरह भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मर्द अगर ज़ुबान व अदब की इमारत तैयार करते हैं तो ख़वातीन की तहरीरें अदब का हुस्न होती हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये मर्द हजरात की तरफ से, बड़े फ़नकारों की तरफ से आई ज़रूर हैं, औरतों को पीछे रखा गया है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि औरतों को आगे बढ़ाने में या उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सब जो पहली कोशिशें हैं वो मर्द हजरात की, हमारे मुफक्रीन की, हमारे मुदब्बिरीन की रही हैं। ख़वातीन की तो बहुत खिदमतें हैं, 17वीं सदी से ख़वातीन उर्दू में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उस वक्त जबकि उनके नाम भी तशहीर कर ममनू करार दिए जाते थे, लोग बहुत बुरा समझते थे। न शायरी करने को लड़कियाँ की पसंद की जाती थी, न नस्ल लिखने को, बस गुड्ड गुड़ियाँ खेल खेलो, हंडकुलियाँ पकाओ, झूला झूलो और घर में रहो, उन्हें दुनिया की खबर नहीं होती थी। फिर उसके बाद हमारी भोपाल की फरमा रवा सबसे पहली शायरा हैं और सिकंदर बेगम ने सबसे पहले सफ़रनामा लिखा। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक्किदा जश्न उर्दू के दूसरे दिन सेमिनार के अलावा मुशायरा और ओपन लिटरेरी माइक का इनेकाद किया गया ताकि ज़ुबान व अदब के हवाले से नई नस्ल के जौहर को सामने लाया जा सके। भोपाल से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए महताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में सूबाई मुशायरे का इनेकाद किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न उर्दू प्रोग्राम में मुनक्किदा सूबाई मुशायरे में मध्य प्रदेश के नुमाइंदा शायरों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। सूबाई मुशायरे की सदारत की फ़राज़ उज्जैन के मुमताज़ शायर ज़िया राना ने अदा की, जबकि जबलपुर के शायर मन्नान फराज ने अपनी नज़ामत के मुनफरद अंदाज से मुशायरे के हुस्न को दोबाला किया। दिन रात घूमती है वो तन्हा गली गली, दर दर पे भीख मांगे है बेवा गली गली। दिन रात घूमती है वो तन्हा गली गली, दर दर पे भीख मांगे है बेवा गली गली। ये आजकल आप लोग जो टीवी पे देख रहे हैं उसके मुतालिक फिर हथियार कौन लेगा जरूरत के नाम पर,
हथियार कौन लेगा जरूरत के नाम पर, जब तक ना होगा मौत का खतरा गली गली। जो एक दोषीजगी है, सरे रुए सहर भी ताजगी है। वाह वाह वाह। फसाओं में जो एक दोषीजगी है, सरे रुए सहर भी ताजगी है। फकत हम ही नहीं सब कह रहे हैं, फकत हम ही नहीं सब कह रहे हैं, हम ही नहीं सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं ये आजादी हमारी जिंदगी है। अरे क्या अच्छा है, वाह वाह। सर्द रातें गुजारी ठिठुरते हुए पर हिकारत के कंबल को ओढ़ा नहीं। क्या अच्छा, अदर साहब फिर पढ़े एक बार से। सर्द रातें गुजारी ठिठुरते हुए पर हिकारत के कंबल को ओढ़ा नहीं। पर तुझ पे कुर्बान रहा, साथ न छोड़ा अशकों ने, साथ न छोड़ा अशकों ने, गम का ये एहसान रहा। वाह 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 वाह। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में मुनक़्क़दा जश्न उर्दू प्रोग्राम में महफिल कव्वाली का इनेकाद किया गया। भोपाल रविंद्र भवन में मुनक़्क़दा महफिल कव्वाली प्रोग्राम में आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल उस्ताद चांद कादरी और उनकी हमनवा ने शिरकत की और अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। महफिल कव्वाली में पेश किए गए सूफियाना कलाम को सुनने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन कव्वाली ने शिरकत की और उर्दू अकेडमी से सूफियाना कव्वाली के मजीद प्रोग्राम का इनेकाद किए जाने का मुतालबा किया। महफिल कव्वाली में निज़ामत के फ़राइज़ समीना अली ने अंजाम दिए, जबकि मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी ने मुमताज़ कव्वाल उस्ताद चांद कादरी और उनके हमनवा का इस्तकबाल किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह के यौम विलादत के जश्न को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी के जरिए 5 मार्च को सीएम शिवराज सिंह की सालगिरह को जहां तो उसको एहतशाम के साथ मनाने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने यूक्रेन में फंसे एमपी के तलबा की मुश्किलात को छोड़कर सीएम की सालगिरह तकरीब के इनेकाद को अफसोसनाक करार दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज मुल्क के सबसे बड़े बावकार और कसीर जहती सेंटर यानी जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने का ऐलान किया। जियो वर्ल्ड सेंटर रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और बानी चेयरपर्सन नीता अंबानी का ही विजन है। यह सेंटर मुंबई के बांद्रा में 18 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। सेंटर के बारे में अपने विजन को शेयर करते हुए नीता अंबानी ने कहा कि जियो वर्ल्ड सेंटर नए हिंदुस्तान की उमंगों का अक्कास है जो देखने से ताल्लुक रखता है। मुल्क में अपनी नौइयत का पहला सेंटर होगा जहां तमाम तर जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। जियो वर्ल्ड सेंटर खाने पीने से लेकर तफरीह के लिए मुनफरद सयाहती मरकज होगा। मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को वापस लाने की मुहिम जारी है और अब तक हजारों शहरी अपने घरों को बहिफाजत वापस आ चुके हैं। यूक्रेन के कीव और पोल्तवा शहर में फंसे मेरठ के कई तलबा आज अपने घरों को पहुंचे। जंग के दौरान यूक्रेन से निकलकर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर तक मुश्किल और खौफनाक सफर तय कर पहुंचे इन तालिब इल्मों से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। यूक्रेन के कीव और पोल्तावा शहर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे मेरठ के 2 भाई शारिक और ताबिश बहुत मुश्किल दौर से गुजरकर जंग के हालात में वहां से बाहर निकलकर और इस वक्त अपने घर मेरठ पहुंचे हैं। घर पहुंचने पर इनके जो अहले खाना हैं उन्होंने राहत की सांस ली है, लेकिन किन हालात से वो गुजरे और किस तरह का वहाँ मंजर था, अभी कितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं, इस ताल्लुक़ से हम इनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ताबिश, आप कब एडवाइजरी जारी हुई और कब आपको लगा कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन आप निकल नहीं पाए? देखिए, फर्स्ट एडवाइजरी जो जारी हुई थी ऑफिशियली एम्बेसी की तरफ से वो तो 15 फेब को हुई थी, लेकिन उस एडवाइजरी में बिल्कुल भी कुछ भी क्लियर नहीं था। उसमें था कि स्टूडेंट्स और सिटीज़न में लीव मतलब छोड़ जा भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब क्लियर नहीं था बिल्कुल भी। और ऊपर से क्लास भी ऑफलाइन थी। हमने ट्वीट्स वगैरह किए कि प्लीज़ ऑनलाइन करवाइए, प्रेशर डालिए, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात और ख़राब ही होते गए और यूनिवर्सिटी उन्होंने ऑफलाइन ही रखी। तो फिर हम कहाँ से निकलते वहाँ से, स्टूडेंट्स कहाँ से निकलते? मेन जो पॉइंट था स्टूडेंट्स का वो यही था कि ऑफलाइन क्लासेस हैं, कैसे जाएं। हमने सोचा कि कोई नहीं,
करा लेंगे, लेकिन फिर एयर स्पेस ही बंद हो गया, हम कहाँ से कुछ कर पाते। शारिक, आप जो निकले वो कीव से निकले, जहां पर सबसे पहले खार्किव और कीव में ही अटैक हुआ और हालात सबसे ज़्यादा वहां ख़राब रहे। क्या मुश्किल हालात थे और कैसे वहां से फिर आप बॉर्डर तक पहुंचे, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं था? जी देखिए, सबसे पहले हमला हुआ था वहाँ पर, वो 24 की नाइट को हुआ था 4:30 पर, जो पहला मिसाइल लॉन्च हुआ था पर एयरबेस पर। उसके बाद एक्चुअली हमने एम्बेसी को कॉल किया, नेक्स्ट डे कॉल किया, तो एम्बेसी का रिप्लाई यही आया कि आप वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, जहाँ हो आप सेफ़ रहिए। हमने उनका 26 तक वेट किया, लेकिन 26 को इतने हालात ख़राब हो गए थे, हर 5 मिनट बाद बम और एयर स्ट्राइक हो रहे थे। तो फिर हमने डिसाइड किया, जितने भी हम स्टूडेंट थे, कि अब किसी पे भरोसा नहीं करना है, अपना खुद ही चलना है, स्ट्रगल अपना आगे खुद करना है। फिर हमने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद हमने ट्रेन ली, ट्रेन में स्ट्रगल किया, ट्रेन से हम दूसरी स्टेट पहुँचे विनिसिया, फिर वहाँ से टैक्सी की, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बॉर्डर्स के 20 किलोमीटर तक हम पहुँच गए। उसके बाद हमने वहाँ से पैदल रास्ता तय किया आगे का। फिर वहाँ बॉर्डर के पास हमने पूरी 1 नाइट ऐसे गुजारी, जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे, लगभग 3000 तक थे, 3000, और उसमें ज़्यादातर जूनियर थे हमारे। अब घर आ चुके हैं बेटे, किस तरह की राहत आप महसूस कर रहे हैं और दूसरों के लिए क्या एक उम्मीद? नहीं, राहत तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सभी से ये रिक्वेस्ट भी है, दरख्वास्त है कि सब्र तहम्मुल से काम लिया जाए। हालात बज़ाहिर पूरे आलम के ख़राब होते हैं, जो ये चीज़ सिचुएशन क्रिएट हुई है, और तमाम ममालिक को भी चाहिए कि सिचुएशन को जो क्रिएट हुई है इसको अमन सुकून की तब्दीली के लिए कोशिश करें। मेडिकल की पढ़ाई यहाँ से बच्चों को करने के लिए भेजते हैं माँ बाप, अब एक तरह से जो है जब आए हैं एक राहत आप लोगों की है, लेकिन अब पढ़ाई के लिए कितना फिक्रमंद है? पढ़ाई के लिए फ़िक्र ये है कि पता नहीं कितना वक्त लग जाए अब, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह इनका जो हालात ख़राब हैं ये ठीक होंगे और फिर सही तरीके